नमस्कार। इशारों इशारों में की इस विषय प्रधानमंत्री ने परिसीमन बिल पर महिलाओं को राष्ट्र के नाम संदेश में संबोधित किया। परिसीमन बिल जो सरकार लाने की कोशिश कर रही थी, उसके विफल हो जाने पर सरकार की तरफ से अब एक संदेश सीधा प्रधानमंत्री ने दिया है देश की महिलाओं को। देश की महिलाओं से बात करते वक्त उन्होंने तमाम बातें कहीं, लेकिन ऐसी 5 हिडन मीनिंग, छुपी हुई बातें जो आपको संदर्भ में रखनी बहुत जरूरी है। देखिए, बोला है प्रधानमंत्री ने, बहुत कुछ डायरेक्ट बोला है, लेकिन उस बोले हुए के पीछे का हिडन मीनिंग, हिडन संदेश और आगे क्या हो सकता है, ये सारी चीजें समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो इस कार्यक्रम में एक एक करके हम उन 5 बातों को जानने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, बहुत ही क्लियरली इस परिसीमन बिल के ऊपर और इसके गिर जाने, जो ये संवैधानिक संशोधन नहीं हो पाया, इसको लेकर के अब प्रधानमंत्री ने देश हित और दल हित का पॉइंट सामने रखा है, जिसमें उन्होंने 4 नाम बहुत ही स्पेसिफिकली लिए हैं। 4 नाम नंबर 1 कांग्रेस, नाम नंबर 2 डीएमके, नाम नंबर 3 टीएमसी और नाम नंबर 4 सपा। हिडन मीनिंग ये है कि इन चारों ही पार्टीज पर बहुत क्लियरली बोलना और लंबा लंबा बोलना, स्पेसिफाई करना कि क्या वो बोल रहे हैं, ये सब एक ऑडियंस को केटर कर रहा है। एक एक करके बात करते हैं। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, प्रिंसिपल ओपोनेंट है भारतीय जनता पार्टी की, तो उन पर तो वो बयानबाजी करते ही रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। तो उनको एंटी रिफॉर्म पार्टी बोलना, जनधन आधार मोबाइल का विरोध किया कांग्रेस ने, डिजिटल पेमेंट का किया, जीएसटी सुधार का, ईडब्ल्यूएस कोटा का, ट्रिपल तलाक का, आर्टिकल 370, यूसीसी को अपोज किया। सारी चीजें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बोली। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में कांग्रेस को तो वो ये सारी चीजें बोलती हैं, ये कोई पहली बार नहीं बोला है। डीएमके को आड़े हाथों लिया, क्योंकि आप जानते हैं 23 तारीख को चुनाव होने हैं, कहां? तमिलनाडु में। और डीएमके ने पूरी तरीके से इस डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन बिल, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन भी शामिल था, इसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बोला कि आपका बिल ठीक नहीं है, परिसीमन जिस तरीके से हो रहा है वो सही नहीं है। अब इस पर डीएमके पर उनका ये कहना था, जो उन्होंने टारगेटेड अटैक किया, उनका यह कहना था कि आपने अपने राज्य में जो सीटें बढ़ सकती थीं, आपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व केंद्र में अपने हाथों से कम किया है। यह उनकी बात थी। यानी कि एक पोल मैसेज बहुत क्लियरली दे दिया है बीजेपी के लोगों को भी और डीएमके को भी, देने का प्रयास कि आप अपने स्टेट के लोगों को सेंटर में नहीं आने दे रहे। जबकि बात जो डीएमके कह रही है, उनका यह कहना है कि आप ये लिखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की 1971 का जो सेंसस है, डीएमके ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी लाया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि मौजूदा लोकसभा में, अभी जिस तरीके की लोकसभा है, इसमें ही आप 33% रिजर्वेशन दे दीजिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये एक बिल डीएमके ले आई है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो पिच है, पॉलिटिकल पिच, वो ये है कि डीएमके अपने स्टेट के लोगों को और बढ़ी हुई सीट को केंद्र में रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहती। नेक्स्ट, तृणमूल कांग्रेस के लिए भी उन्होंने ये बोला, और ये इसलिए जरूरी हो जाता है तृणमूल कांग्रेस के लिए क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है। तो दोनों रीजनल स्टेट्स जहां पर बीजेपी, खैर तमिलनाडु में तो बहुत सीरियस प्लेयर नहीं है, लेकिन एक सीरियस प्लेयर बंगाल में बन गई है। बंगाल में आप जानते हैं कि वो हमेशा पिछड़ जाती है इस महिला वाले कार्ड पर, क्योंकि वो ममता बनर्जी महिला खुद होने के नाते द ओनली सेकंड चीफ मिनिस्टर, वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, और जिस तरीके की वो पोजीशन है उनकी, उसमें बीजेपी को थोड़ी सी दिक्कत होती है इस महिला वाले पॉलिटिक्स में। तो वहां पर अपने आप को अब आप, हो सकता है इस मैसेज से बड़ा क्लियर है कि अब आगे की रैलीज में 2 चरण में चुनाव होना है, 23 को और 29 को। तो 23 में तो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी कम समय भी नहीं है। 18 है, 19 है, 20 है, 21 है ना, 21 तक, 21 शाम 5 बजे तक। तो आप
आपके पास इतने दिन हैं, तो उसमें आप एक कैंपेन ब्लिट्सक्रीग बंगाल में देख सकते हैं बीजेपी की तरफ की, ए देखो महिला विरोधी, ममता बनर्जी महिला विरोधी, ये पॉइंट बीजेपी लेकर के जा सकती है कम से कम बंगाल में। और सपा, जहां पर आप जानते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, वहां पर उन्होंने बोला कि आप तो, आपके ऊपर से महिला विरोधी दाग हट सकता था, आपने लोहिया की बेइज्जती कर दी, यानी कि एक इमोशनल कार्ड फॉर 2027 मार्च उत्तर प्रदेश चुनाव ऑल्सो। ये उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बहुत क्लियरली साधने की और टांगने की कोशिश की है। हिडन मैसेजेस ये हैं, होगा या नहीं वो मसला अलग, लेकिन प्रयास क्या था उस स्पीच में वो बताया। पॉइंट नंबर 2, बहुत क्लियरली एक कॉल टू एक्शन दिखा। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है? कॉल टू एक्शन का मतलब ये हुआ कि मैं अपील कर रहा हूं। उन्होंने ये जरूर बोला कि देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। क्या बोला उन्होंने? महिलाएं इन सारे नेताओं को देखेंगी और वो ये भी देखेंगी कि कौन से वो लोग थे जो मेज थपथपा रहे थे जब महिला नारी शक्ति वंदन बिल का संशोधन पारित नहीं हो पाया, और उन्होंने नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड लिया। इस देश की महिला जब उसकी बेइज्जती होती है तो आप ये जान लीजिए कि वो और सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस देश की महिला खड़ी उठेगी, और आपने नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड लिया है और आप सेलिब्रेट कर रहे थे, वो सारी महिलाएं देखेंगी। आप मुझसे गारंटी में लिखवा लीजिए। खैर ये तो कल ही हो गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तख्ती ले ली, न्यूज़पेपर में ऐड छप गए, प्रधानमंत्री आ गए। अब आप समझ रहे हैं ये है कैंपेनिंग ब्लिट्सक्रीग, और ये है पोजीशन। सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने ये बता दिया है बीजेपी के सारी इकाई को, सारे यूनिट्स को, कि अब आपको महिलाओं को फ्रंट एंड सेंटर करके ये आर्गुमेंट आगे लेकर के जाना है। सो कॉल टू एक्शन है ये, कि महिलाएं इसके खिलाफ उठ खड़ी होंगी, उनको ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, नागवार गुजरेगी। ये एक दूसरा तरीका है ये कहने का कि भाई बीजेपी एक्टिव हो जाओ, इस फ्रंट पर अभी खेलना है, महिलाएं उठ खड़ी होंगी, ये वाली बात बोलनी है। इससे रिलेटेड अगर एक पॉलिटिकल कैंपेन माउंट कर सकते हैं तो वो करना है। तो ये प्रधानमंत्री की स्पीच में एक बात था, एक तरीके से अपने आप को चैंपियन ऑफ द वुमेन्स कॉज। आप जानते हैं बीजेपी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आप महिला कितना रिप्रेजेंटेशन है यूनियन कैबिनेट में, कितनी टिकट उन्होंने महिलाओं को दी हैं, तो खैर सभी पार्टियों का कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है, और उसमें बीजेपी भी शामिल है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से बीजेपी का रिकॉर्ड सबसे खराब है, लेकिन अभी मेरे पास तुरंत आंकड़े नहीं है, इस वजह से मैं इस निष्कर्ष पर अपने आप नहीं पहुंच सकता हूं। डबल चेक में हल्की बात नहीं। तो बीजेपी अपने आप को चैंपियन ऑफ द वुमेन्स कॉज इन तमिलनाडु वेयर इट इज अ नॉन सीरियस प्लेयर, इन बंगाल वेयर इट इज अ वेरी सीरियस प्लेयर, ये पोजीशन करने की कोशिश कर रही है। पॉइंट नंबर 3, 2024 में उन्होंने ये चीज बोली, हाँ, प्रधानमंत्री ने इसमें यह भी बोला कि इन लोगों ने संविधान की बेइज्जती की है, दे इंसल्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप जानते हैं 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ, और इस संविधान वाले मुद्दे पर हुआ जब लोगों ने ये बोला कि ये संविधान, हम संविधान बदल देंगे 400 पार करके, और फिर उसमें यह हुआ कि ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो तमाम बातें हुई। तो संविधान, और फिर राहुल गांधी वो प्रति लेकर के चल रहे थे। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ से ये बोलना कि ऑपोजिशन हैज इंसल्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2024 के उस दाग को मिटाने का नैरेटिव की दुनिया में क्या एक हम प्रभावी हथियार प्रधानमंत्री की ओर से बीजेपी को उठाते हुए देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये कारगर सिद्ध होगा या नहीं। सिर्फ ये बोल देना कि विपक्ष ने संविधान की बेइज्जती की है, क्या वो मैसेजिंग ये इस तरीके की पहुंचेगी कि हाँ वाकई विपक्ष ने संविधान की बेइज्जती कर दी है एक बिल को रोक करके? क्योंकि हमने कई बार इतिहास में देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तमाम बिल्स जिसमें 2/3 बहुमत चाहते हैं वो रोके गए हैं, तमाम वजहों की वजह से रोके गए हैं, टेक्निकल लीगलीज की वजह से रोके गए हैं कि ये मुद्दा, ये पॉइंट, ये तो पूरा संसदीय प्रणाली है ना कि ये संशोधन, मैं ये अमेंडमेंट मूव करता हूं, इस बिल में ये और ऐड कर लीजिए, इसमें ये और ऐड कर लीजिए, इसीलिए तो संसद चलती है, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। पॉइंट नंबर 4, entire first part of the speech was about women insult glossing over delimitation point, यानी कि प्रधानमंत्री ने अच्छे 15-20 मिनट तक
एक परिसीमन वाला पॉइंट जो है वो गप कर गए शुरुआत में, बाद में एड्रेस किया, लेकिन शुरुआत में, यानी कि इस परिसीमन वाली बात जो आप परिसीमन ला रहे थे, उस चीज को पूरी तरीके से आप महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण और महिला की बेइज्जती की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया प्रधानमंत्री की स्पीच से। पॉलिटिकली वो ये कर पाएंगे या नहीं जमीन पर, वो बात अलग है। पॉलिटिकली किसका पलड़ा भारी रहेगा, महिलाओं को क्या ये वाकई लगेगा कि विपक्ष ने बेइज्जती की है महिलाओं की, मैं नहीं जानता। बंगाल इसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा और पहला टेस्ट होगा, सबसे पहला। तो ये एक फर्स्ट पार्ट में डीलिमिटेशन के ऊपर कोई जिक्र नहीं था। यहां तक प्रधानमंत्री बोल गए कि इन्होंने भ्रूण हत्या कर दी, फीमेल फीटिसाइड। अब आप सोचिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, मार डालने का आरोप लगाया है। वो ये भी कहते हैं कि ऑपोजिशन टेक्निकल पेंच फंसा देता है और ये किसी भी तरीके से टेक्निकल पेंच फंसा करके किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं। मेरा बस ये कहना है कि संसद में जब बात होती है तो बात इमोशंस के साथ साथ टेक्निकल बातों पर भी होती है। इसीलिए संसद में हाउस पैनल होते हैं, इसीलिए संसद में बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है, इसीलिए संसद में लोग डिबेट करते हैं, अपनी अपनी टेक्निकल बातें बताते हैं, इसीलिए वो कोई भी बिल आए उसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं कि ये वाला पॉइंट अगर आप ऐड कर दें तो मेरा समर्थन, ये फिर उस पर वोटिंग होती है। तो ये टेक्निकल पेंच की तरह इसको प्रस्तुत करना क्या एक इमोशनल पॉलिटिकल पिच है टू एन अदरवाइज वेरी कॉमन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। अब ऐसे तो तमाम बिल में जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो अपने अपने पॉइंट्स रखती थी किसी किसी बिल पर, जब यूपीए की सरकार लेकर के आती थी। तो क्या उसको टेक्निकल पेंच बोला जाए या फिर ये बोला जाए कि आप कोई आर्ग्यूमेंट सामने रख रहे हैं? प्रधानमंत्री ने जरूर दसियों चीज गिना दी कि हमारा सब कुछ अपोज करते हैं कांग्रेस, ये एंटी रिफॉर्म पार्टी है, लेकिन क्या टेक्निकल पेंच फंसा देते हैं ये आर्ग्यूमेंट सही होगा लेना? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि पूरी स्पीच में डीलिमिटेशन को बहुत छोटी जगह मिली और लास्ट में आकर के मिली जब प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस पार्टी डीलिमिटेशन जैसे मुद्दे पर अपने सहयोगी दल डीएमके, टीएमसी और एसपी के साथ मिल करके डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं परिसीमन को लेकर के। फिर उनका यह भी कहना था कि भाई परिसीमन की प्रक्रिया से अगर और ज्यादा महिला सांसद होती, अगर और सांसद हो जाए तो इसमें हर्ज क्या है। यानी कि परिसीमन का जब उल्लेख किया भी तो वो विपक्ष को आड़े हाथों लेने के लिए, एंड दैट टू अक्यूज देम ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो बहुत छोटा सा मेंशन था स्पीच में परिसीमन को लेकर के, पूरा उन्होंने परिसीमन वाला आर्ग्यूमेंट ही फ्लिप कर दिया महिला सम्मान से जोड़ करके। मैं ऐसे बोल रहा हूं इसका सबसे बड़ा इलेक्टोरल टेस्ट बंगाल होगा, देखते हैं अब उसमें महिलाओं को वाकई लगता है कि, क्योंकि अभी ये स्पीचेस बंगाल में जाएंगी, ये घूम घूम करके ये बात बोली जाएगी बंगाल में कि देखो महिला बेइज्जती, महिला बेइज्जती। ये एक पॉइंट हो गया ना ममता बनर्जी को काउंटर करने का, कर पाएंगे या नहीं वो आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, और ये सबसे जरूरी और ये बंगाल से जुड़ा हुआ पॉइंट है। पिछले कुछ दिनों से जब से ये विशेष सत्र बुलाया गया है, आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी हेडलाइन, बंगाल की हेडलाइन पूरी तरीके से हेडलाइन के पैक में से जो थोड़ी बहुत थी भी आउट हो गई, और वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कोई नहीं बात कर रहा। प्रधानमंत्री की इस पूरी स्पीच में एसआईआर का जिक्र एक बार हुआ था, हल्का सा ऐसे आके छू के निकल गया, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ये बोला कि ये एंटी रिफॉर्म पार्टी हैं। तो उन्होंने बोला ये यूसीसी विरोधी, ये जीएसटी विरोधी, आर्टिकल 370 विरोधी, एब्रोगेशन, ये ट्रिपल तलाक विरोधी, ईडब्ल्यूएस कोटा विरोधी, जनधन विरोधी, डिजिटल पेमेंट विरोधी और एसआईआर विरोधी। तो एक फ्लीटिंग रेफरेंस एसआईआर विरोध का उन्होंने बोला, बट इस पूरी स्पीच में और इस पूरे एक्शन की वजह से आप ये समझिए कि बंगाल में हो या पूरे और देश भर में हो, सडनली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और उसको लेकर के जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने सारे लोगों का नाम कट गया, मथुआ समुदाय के लोग धरना कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों का कहना है कि आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखा करके बहुत सारे नाम काट दिए और ये बहुत गलत बात है। अब सडनली उसकी बात ही नहीं हो रही।
अब सडनली बंगाल चुनाव में भी मैं दावे, सोचिए जब प्रधानमंत्री खुद मैदान में आ गए, अपनी इस तरीके की स्पीच दे रहे हैं, तो अब बीजेपी की पूरी कैंपेन जब एकदम बिल्कुल ऐसे रेगुलेटर, पूरा एक्सेलेरेटर दबा करके जब करेंगे, तो वो नारी और नारी सम्मान पर ही होगा, ममता को काउंटर करने के लिए, ममता बनर्जी को। तो एसआईआर कहां गया? एसआईआर तो गप ही कर दिया, क्योंकि उसमें सवाल इलेक्शन कमीशन, सिर्फ बीजेपी नहीं, इलेक्शन कमीशन से भी पूछे जा रहे थे, तो अब वो हेडलाइन से आउट हो गया। ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज थी, जो 5 बातें मुझे इसमें लगी। कौन इसका सबसे बड़ा राजनीतिक जिसे कहते हैं टेस्ट, वो बंगाल होगा, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। इशारों इशारों में बस इतना, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए